कर रहे हैं कि लगा चुके हैं? हाँ लगा चुके हैं। बट उससे पहले क्लास को उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि विशाल सर आ चुके हैं, क्लास लेना स्टार्ट कर चुके हैं और जल्दी जल्दी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो जाओ, क्योंकि आज पढ़ाने वाले हैं झिल्लियां। क्या होती है झिल्लियां? झिल्लियां नहीं जानोगे तो फिर पराशर और दाब थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं आपको झिल्लियां समझाऊंगा, मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा पराशरण और विसरण क्या होता है, और फिर आगे बात करेंगे पराशरण दाब की। इतनी सारी चर्चाएं हमने आज करने वाले हैं। छोटा वैसे पराशरण दाब में अगर टाइम बचता है तो मैं आपको बर्कले हार्टले पराशरण दाब विधि का फिगर समझा दूंगा, फिर अगले लेक्चर में आऊंगा तो फिर पूरा का पूरा थ्योरी वाइज मतलब क्रिया विधि एक साथ लिखते हुए भी समझ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज क्या क्या बात करने वाले हैं? झिल्लियों की बात करने वाले हैं, पराशरण एवं विसरण की बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं पराशरण दाब की। प्यारे बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, कर दिया जाए। 0.51 0.51 इज राइट आंसर है। 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब कुछ बच्चों से इसलिए सवाल नहीं लगा होगा, मैं थोड़ा सा सवाल पे आता हूं, आइए चलते हैं जरा लेक्चर पर। मैं सवाल पर आता हूं, इस सवाल को आप क्यों नहीं हल कर पा रहे थे? सर यहां सेल्सियस में दिया गया है, देखो सर यहां सवाल सेल्सियस में दिया गया है और आप कह रहे हैं कि जो मात्रक आता है वो केल्विन में आता है, तो इसे कैसे करना है ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये जो सेल्सियस में दिया गया है ना, इसे आपको केल्विन में बदलना है, सिंपल सी बात है। सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में बदलना है। क्या आपको लगा दिया जाए? क्या लगा दिया जाए? क्या बोलो, अगर बोलो तो मैं लगा दूं, लगा दूं? आज कुछ बच्चे कह रहे हैं लगा दीजिए, लग नहीं रहा है, और लगा देते हैं। देखो दिया क्या है, दिया क्या क्या है इसको बात लिख देते हैं। सर 12 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज है मतलब C6H12O6 जो हमारा है वो हमारा B हो जाएगा, और जो हमारा पानी है H2O है वो हमारा A हो जाएगा। जल दिया गया है, H2O दिया गया है। अगर 12 ग्राम ग्लूकोज की बात करें तो वेट ऑफ बी जो हमारा है वो 12 ग्राम का है, और जो हमारा जल है मतलब वेट ऑफ ए जो है हमारा वो 100 ग्राम का है। कितना ग्राम का है प्यारे बच्चों? 100 ग्राम का है प्यारे बच्चों। सवाल पे ध्यान दीजिए, दिन से नहीं लगा है वो एकदम ध्यान से देख ले कैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद विलयन का क्वथनांक दिया गया है, टीएस हमें दिया गया, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वथनांक है तो क्वथनांक की बात करेंगे, हिमांक होगा तो हिमांक की बात करेंगे। कितना दिया गया है सर? 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को कहां ले जाओगे? केल्विन में ले जाओगे। तो केल्विन में ले जाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, 273.15 ऐड कर दो, जो आपको सही लगे। चलो वही ऐड कर देता, 273.15 ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा सर? 373 दशमलव कितना आ जाएगा? 549 39 49 केल्विन आ जाएगा। ठीक, अब दिया गया है सर मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, केबी निकालना है। सर केबी निकालना है मगर हमको सर डेल्टा टीबी नहीं पता है, डेल्टा टीबी नहीं पता है, तो इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा? इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा? सर हमें डेल्टा टीबी नहीं पता है। अच्छा सर एक बात तो हमको पता है कि जो जल होता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है, पता है सभी को भैया। जल का जो क्वथनांक होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो पानी होता है कितने टेम्परेचर पर उबलता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो मैंने कहा जल क्या है? ए है। तो मैंने कहा जो टीए है, टीए का मतलब टेम्परेचर ऑफ ए का मतलब विलायक का जो टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 प्लस का 273.15 मतलब सर कितना होता है सर? कितना होता है सर? 373.15 केल्विन होता है। ठीक, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीएस माइनस का टीए। अगर टीबी की बात करो क्या होता है? टीएस माइनस का टीए। टीएस की वैल्यू 373.49 और टीए की वैल्यू 373.15। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.34। सही, एकदम बिल्कुल सही, 0.34 केल्विन आ जाएगा। निकाल लिया? अरे भाई ये तो पता ही होता है ना कि जो पानी होता है प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस उबल जाता है। मैंने कहा जो पानी मतलब ए जो है उसका जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बदल दिया। फिर मैंने कहा डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, तो फार्मूला याद है टीएस माइनस का टीए, लगाया निकल के आ गया। अब आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा सर? डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 इंटू केबी इंटू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए। यही तो होता है। यस सर यही होता है। केबी निकालना है तो केबी को रोक लिया, ये पूरा इधर आ गया, डेल्टा टीबी इंटू मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएंगे 1000 गुणे वेट ऑफ बी। भैया ये चीजें तो आपको ट्रांसफर करना सीखना ही पड़ेगा, नहीं ट्रांसफर कर पा रहे तो वैल्यू रख के करो, जैसे आप कर सकते हो सॉल्यूशन वैसे करो। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दो। डेल्टा टीबी कितना आया? 0.34 इंटू मोलर वेट ऑफ बी। सर मोलर वेट ऑफ बी तो निकाला नहीं आपने, निकाल लेते हैं।
मोलर वेट ऑफ बी क्या आएगा, कितना आएगा सर, C6H12O6 है और कल आपने बताया था इसका कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। निकाला जाओ, निकालो नहीं याद हो जाएगा कैलकुलेट करते करते। कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, रख दो वैल्यू, कितना होता है 180। वेट ऑफ ए कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 100, सॉरी कितना दिया गया है 100 ग्राम, यस कितना गया है 100 ग्राम बटे 1000, और वेट ऑफ भी कितना दिया गया है 12 दिया गया है। जब आप इसे हल करोगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, सही जवाब हो जाएगा इसका। बोलो, नाम नहीं ले रहा हूं आज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रहा है, आगे बढ़े बड़े बड़े बड़े, चलो और सरल था, थोड़ा सा टफ था। यहां जो टफ था मैं बता दिया कि सर टीएस दिया था और कुछ पता नहीं था, तो मुझे टीए पता होता है क्योंकि सर पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी क्या है, ए है, देखो लिखा हुआ है पानी क्या है, ए है, तो मुझे टीए पता है 100, 273.15 जोड़ दिया 373.15 केल्विन हो गया, केल्विन में बदल दिया, ये भी केल्विन में बदल दिया, डेल्टा टीबी का फार्मूला लगा दिया, निकाल लिया डेल्टा टीबी क्या रहा है। बाकी क्या है, सिर्फ फार्मूला रखना है, वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक, आगे बढ़ते चले, फिर झिल्लियों की बात करें, क्या होती है झिल्लियां, रेडी हो, ठीक है चलो बात करें ना, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। झिल्ली होती क्या, पन्नी क्या होती है, जो पन्नी, झिल्ली का मतलब क्या होता है, पन्नी, पॉलीथीन, क्या है पॉलीथीन, क्या है झिल्ली। तो झिल्ली के बारे में सिंपल सी डिफिनेशन ये लिखते हैं, किसी ठोस या द्रव की पतली परत को झिल्ली कहा जाता है, या झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, जो निम्न है। क्या मैंने कहा कि सर कोई ठोस ले लो या कोई द्रव ले लो, जैसे याद करो जो कुछ मिठाइयां आती हैं ना, कुछ मिठाइयों के ऊपर देखो एक सिल्वर की क्या पन्नी चिपकी रहती है, व्हाइट पन्नी नहीं लगी रहती है मिठाई के ऊपर, जैसे कोई बर्फी ले लो, बर्फी के ऊपर लगी रहती है, तो सिल्वर की नहीं लगी रहती है, तो क्या है, पन्नी ही तो है, पन्नी ही तो हुई ना, जिसे सिल्वर फॉयल बोलते हो, हुई ना। तो सर जो पतली पन्नी होती है, क्या पन्नी क्या है, पॉलीथीन क्या है, तो आपने कहा कि सर कोई भी ठोस हो या कोई भी द्रव हो अगर उसकी पतली परत हो तो उसे ही कहते हैं पन्नी, पॉलीथीन। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। जो निम्न है, सबसे पहले बात करते हैं पारगम्य झिल्ली की। क्या है पारगम्य झिल्ली, तो इसका नाम है पारगम्य। पारगम्य का मतलब पार निकल जाए, पारगम्य का मतलब पार निकल जाए। अब पार क्या क्या निकल जाए इसकी बात भी कर लेते हैं। सर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विलयन, क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर विलयन पढ़ रहे हैं, और विलयन में दो ही चीजें आपने पढ़ाई हैं, एक आपने पढ़ाया है बी और दूसरा आपने पढ़ाया है ए। बी का मतलब सर आपने एक पढ़ाया हमें विलेय और दूसरा पढ़ाया है विलायक, और कुछ पढ़ाया है क्या, और कुछ पढ़ाया है क्या प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ाया। दो ही चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो यहां कौन पार निकल जाएगा, तो आप कहोगे सर विलेय और विलायक। यही बात मैं आपसे लिख देता हूं, यही बात लिख लेते हैं। सर ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर मतलब जिसके पार ऐसे बोल सकते हो, जिसमें से होकर विलेय व विलायक के कण निकल जाते हैं। याद हो गई ना, बहुत आसान थी डेफिनेशन। सर विलयन पढ़ रहे हैं, विलयन के अंदर विलेय और विलायक आपने पढ़ाया है, तो मैंने कहा इसका नाम है पारगम्य, पार निकल जाएगा, तो मैंने कह दिया सर ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण पार निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। थोड़ा सा आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, मेरे मन में जो आया मैं लिखता हुआ चला गया, बोला कुछ और, कुछ भी लिख सकते हो जो आप यही बोल सकते हो सर कि ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलेय और विलायक के कण दोनों के दोनों पार निकल जाए। झिल्ली लगा दो तब भी विलेय भी बाहर निकल जाएगा और विलायक भी बाहर निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं पारगम्य झिल्ली। अच्छा अगली बात क्या है सर, अगली है अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब कोई भी, अपारगम्य का मतलब कोई भी बाहर नहीं जाएगा, पारगम्य का मतलब निकल जाएगा, ऐसा बोलो। पारगम्य
निकल जाएगा। अपारगम में कोई नहीं जाएगा। तो आपने बोला ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय व विलायक, विलेय व विलायक दोनों के कण, दोनों के कण नहीं जा पाते। ये पेपर में पूछा नहीं जाता है, मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से होकर, मतलब जिसके आर पार ना कोई विलेय जाएगा ना कोई विलायक जाएगा, मतलब ना विलायक के कण आर पार जा सकते हो ना विलेय के कण आर पार जा सकते हो। तो ऐसी झिल्ली को कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें तो दिमाग में आ गई। सर ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों आर पार निकल जाए तो वो पारगम्य होती है। ऐसी झिल्ली जिसमें ना विलेय जाए ना विलायक जाए, ना विलेय के कण आर पार जा सके ना विलायक के कण आर पार जा सके, तो उसे कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। अगर बात करें अर्ध पारगम्य, जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जिसके बारे में आपको यूज करना है, जिसका यूज आपको यहां करना है, तो सर अपारगम्य झिल्ली क्या होती है? सॉरी अपारगम्य, सॉरी अर्ध पारगम्य, सेमी मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा उसको अंग्रेजी गोली मारो। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है आज देखते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर, जिसमें से होकर विलायक के कण तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, परंतु विलेय के नहीं। क्यों कहा मैंने? क्योंकि सर विलायक क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है, और विलेय ठोस या द्रव किसी में भी हो सकता है। ये चैप्टर में आपने पढ़ा है कि विलेय जो है वो ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है। क्योंकि विलायक जो है, अगर विलयन बनाना है, हमने जो विलयन पढ़ा है वो जैसा लगभग द्रव वाला पढ़ा है। जैसे द्रव का कोई विलयन, या मान लो हमने कह दिया पानी ले लिया, बेंजीन ले लिया, तो ऐसा कोई मैंने द्रव लिया था, द्रव ही लिया था। जो विलायक हम लोगों ने जितने हमने सवाल किए होंगे, अभी तो 5 सवाल जो मैंने कराए हैं, या पिछले भी जो सवाल कराए होंगे, ठीक है। अब पीछे वाली क्या, जैसे हेनरी है तो वहां पर गैस की बात की जा रही है, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं। अगर आप पर्टिकुलर किसमें आए होंगे, जब आपको मैंने अणुशर्म के गुणधर्म पढ़ाया है, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको सबसे पहले बताया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वहां मैंने ठोस को घोला या अवाष्पशील द्रव को घोला। ठीक, किसमें घोला? द्रव में ही तो घोला। फिर मैंने आपको क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन पढ़ाया, वो भी द्रव का ही होता है, द्रव का ही बॉइलिंग पॉइंट होता है और द्रव का ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्योंकि पानी जो है वो उबलता है और पानी जो है वो जमता है। भाई पानी की बात कर रहा हूं, मतलब जो द्रव होता है उसका ही क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, और द्रव का ही क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दो बातें। तो सर द्रव में ही घोलना है, किसमें घोलना है? द्रव में ही घोलना है। अगर द्रव में ही घोलना है तो आपने कहा कि सर द्रव के अणु क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। जो विलेय घोलोगे उसके अणु बड़े बड़े होंगे। बताया था मैंने जब आपको विलयन के गुण पढ़ा रहे थे, 10⁻⁷ से 10⁻8 होता है मीटर में, एग्जैक्ट कैसे तो 10⁻8 ही होता है। मीटर में बोला था क्या? सेंटीमीटर था, 10⁻8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलो, तो मैंने क्या कहा यहां पर कि सर ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण तो आर पार जा सकते हो मगर विलेय के कण आर पार ना जा सकते हो, तो ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल जान लेते हैं सर। जैसे क्या सर? जैसे जो हमको यूज करना है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गई, ठीक है। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट हो गई आदि। ये दो झिल्लियों की मैंने बात कर ली है, ठीक है। यहां इन दो झिल्लियों का यूज किया करना है। पहली है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली का यूज करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सेलुलोज नाइट्रेट की भी झिल्ली का यूज करेंगे। तो दो झिल्लियों का एग्जांपल भी आपको याद रखना है। कोई पूछ ले अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे आता है क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध पारगम्य झिल्लियां किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, 2 नंबर का।
तो क्या लिखोगे सर, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कण तो जा सकते हैं परंतु विलेय के कण नहीं जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड एवं सेलुलोज नाइट्रेट। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बोलो। आगे बढ़े, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे विशरण की बात करते हैं। विशरण क्या है? क्या है विशरण? विशरण की बात सबसे पहले करेंगे। आप याद करो जरा, विशरण को मैंने जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो एक याद करो, ग्राहम का विशरण का नियम था। 11th में एक चैप्टर था द्रव्य की अवस्थाएं, वहां मैंने आपको ग्राहम का विशरण का नियम पढ़ाया था। तो वहां विशरण और निःसरण दो चीजें मैंने बताई थी। तो याद है हमें सर कि जो गैसें होती है, गैसें उसमें विशरण और निःसरण दोनों हो सकता है। विशरण का मतलब किसी गैस का, जैसे गैस है यहां छोड़ दो, गैस है यहां छोड़ दो पूरा फैल जाए। किसी खुले स्थान में कोई पर्टिकुलर गैस अगर छोड़ दी जाए तो पूरा स्थान घेर लेती है। जैसे आपने परफ्यूम यहां मारा, यहां मारा, जो परफ्यूम है जब आपने यहां मारा, केवल पर्टिकुलर यहां मारा, तो परफ्यूम की जो महक है वो यही नहीं है, पूरी बॉडी में फैल जाती है। आप चाहे हल्का सा स्मेल यहां करो, यहां करो, यहां करो, या कोई पास में भी होगा तभी उसे पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने सेंट लगाया है, इन्होंने परफ्यूम लगाया है। पता चल जाता है ना, जब आप सेंट मार के बढ़िया शादी वादी में जाते हो तो अगल बगल जो लोग, अरे भैया लगता है परफ्यूम लगा के आए हो, कौन सा लगाए हो जरा बता दो, तो फैल गई ना। मारा आपने यहां या यहां या यहां कहीं, यहां मारा तो कहीं, अगर आपने यहां मार लिया, यहां मार लिया, यहां मार लिया, यहां मार लिया, तो कहीं पर्टिकुलर स्थान पे आपने मारा ना। पर्टिकुलर स्थान में आपके मारने के बावजूद भी वो कहां फैला है? आपके आसपास फैला हुआ है। इसका मतलब क्या कहा मैंने कि जो गैस आपने मारी है वो एक ही स्थान पे मारी है मगर वो पूरे में फैल गई। तो ये घटना क्या हो गई? विशरण की हो गई। मैंने क्यों क्या किया? मॉडल ली, यहां मारा, तो मैंने जब यहां मारा, यहां मारा, जब यहां मारा तो यही रहनी चाहिए ना, बट यहां नहीं है, पूरे कमरे में फैल गई है वो। इसका मतलब क्या है कि एक ही स्थान पर पूरी जगह, एक जगह पर छोड़ा मगर पूरे में फैल गया, तो इसे कहते हैं विशरण घटना। कौन सी घटना? विशरण। जो विशरण होता है ये घटना होती है। निःसरण क्या होता है? एक घटना है। परासरण क्या है? एक घटना है। ये सब घटनाएं हैं। तो विशरण क्या हुआ सर? एक ही स्थान पर छोड़ दो और पूरा फैल जाए, ये होता है विशरण। अब सर ये तो गैसों में होता है कि मैंने सेंट लगाया यहां मारा तो आसपास फैल गया। अब द्रवों में कैसे होता है इसको भी जरा समझा दीजिए, जो जरा समझा दीजिए। आओ जरा समझाते, जरा समझाते, देखते मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। देख लेता हूं क्या क्या है। बीकर है, ठीक है, बीकर है। और क्या है मेरे पास? कुछ है? और कुछ है भैया? कुछ नहीं चाहिए उसको, छोड़िए 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 छोड़िए, छोड़िए। देखिए देखिए, एक मैंने बीकर ले लिया, बहुत आराम समझना, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। मान लो बीकर में, मान लो ये पानी भरा है, वैसे नीला नीला है, नीला नीला है, मगर पानी का कोई कलर नहीं होता, आप अच्छे से जानते हो। पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना, विदाउट कलर का होता है, कलरलेस होता है, जिसे रंगहीन बोलते हो, कोई कलर नहीं होता पानी का। मगर मैं यहां ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा आपने पानी ले लिया, बहुत आराम समझना, समझ में आ जाएगा। पानी ले लिया और पानी में क्या किया? पानी में क्या किया? ऊपर से एक दो बूंद आपने रेड कलर डाल दिया। रेड कलर, ये क्या डाल दिया? रेड कलर डाल दिया, मतलब ऊपर से रेड कलर की कुछ बूंदे डाल दी, या कलर की, रेड कलर की कुछ बूंदे डाल दी। जब आप रेड कलर की कुछ बूंदे डालोगे तो कहीं जो बूंदे होंगी कहीं ना कहीं जाके पर्टिकुलर जाके रुक जाएंगी। मगर आप ये देखते क्या हो? देखो आप क्या ये देखते हो कि जब आप रेड कलर की बूंदे डालते हो तो वो यहीं पर रुक जाती है, और यहां से वो रेड कलर धीरे 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 पूरी पानी में फैलता रहता है। देखो करके देखो, आज करके देखो, घर में सब कुछ है ना, है ना आपके पास? पानी ले लो, कलर होंगे, कलर पेंटिंग करने वाले कलर ले लो, और एक दो बूंद ब्रश से डालो उसमें,
जब डालोगे तो आप ये पाओगे जो कलर की बूंदे हैं जाके कहीं रुक जाएंगे, यहां कहीं थोड़ा अंदर जाएंगे, कहीं थोड़ा अंदर, वो उनके डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर भैया भारी कलर होगा, मतलब बहुत गाढ़ा कलर होगा, तो यह ऊपर ही रुक जाएगा, फिर धीरे 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 फैलेगा। तो ऐसा करोगे तो देखोगे थोड़ी देर बाद वो धीरे 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 कलर पूरी पानी में फैलना चालू कर देगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं होता है। जिनको लगता है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है वो करके देखे घर पे। पानी ले लो, ग्लास लेना कांच के ग्लास, ताकि बाहर से दिखे सब कुछ, और ऊपर से डाल दो एक दो कलर की बूंदे, टिक टिक, गिर गई। जब गिरेंगी ना तो एक स्थान पर गिरेंगी, पार्टिकुलर एक स्थान पर। देख लो, जब मैंने कहा ये गिरी तो एक पार्टिकुलर स्थान पे गिरी, और गिरने के बाद जब समय बीतता गया तो ये ऑटोमेटिक ही पूरे पानी में फैलता चला गया। और एक ऐसा समय आया कि पूरा का पूरा जो हमारा पानी था, पूरा का पूरा, देखो जो आपको पूरा का, थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ, तुम लोग बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ तुम लोग, फिर मैं बताऊं, मैं तो बताऊंगा क्या होगा। सर थोड़ी देर बाद अगर आप पाओगे तो ये पाओगे कि पूरा का पूरा, ये पाओगे कि पूरा का पूरा पानी का जो कलर है, पूरा का पूरा जो पानी का कलर है प्यारे बच्चों, वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? रेड रेड हो जाएगा। पूरा का पूरा जो पानी का कलर है वो पूरा रेड रेड हो जाएगा। पूरा ऐसे मिला दो, एक बार घुमा दो ऐसे, पूरा पानी रेड रेड हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर विसरण ही तो हुआ ना, विसरण। बोलो, आप ही बोलो, विसरण हुआ था ना। जब वो उसको मैंने पानी की बूंदों को मैंने रंग की बूंदों को जब मैंने पानी पर डाला तो वो एक ही जगह गिरी ना, पूरे पानी में तो नहीं गिर गए, पानी के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही तो गिरी। मगर जब गिर गई तो उसी पर्टिकुलर प्लेस से पूरे पानी में फैल गई। तो मैंने कहा ये पूरा कैसा है? वायु है। वायु में मैंने दूसरी वायु छोड़ी। अरे भैया सेंट कैसा होता है? लिक्विड होता है ना उसमें, या मानो गैस टाइप पे निकलता है, लिक्विड भी निकलता है। तो जो महक फैलेगी वो किसकी फैलेगी? लिक्विड की फैलेगी। तो वो कैसे, किस रूप में होगी? गैस के रूप में होगी ना। तो मैंने कहा आपने जब यहां पर इत्र मारा तो यहां पर था ना इत्र, तो पूरे में फैल गया, पूरे हवा में, आसपास की पूरी हवा में, जितनी दूर तक वो फैल सकता था, जितनी दूर तक उसकी मात्रा थी उतनी दूर तक वो फैल जाएगा। वही पानी किसके साथ हुआ? कलर की बूंदों के साथ हुआ। जब कलर की बूंदें आपने डाली तो कलर की बूंदों में जितनी पावर थी, जितना ज्यादा कलर था, वो उसी रूप में फैल गए। तो क्या हुआ? विसरण की घटना हो गई। क्योंकि यही तो घटना है कि एक पर्टिकुलर स्थान पर गिरे मगर पूरे में फैल जाए। तो बूंदे भी एक पर्टिकुलर स्थान पर गिरी मगर पूरे में फैल गई। अच्छा, अब बात आती है प्यारे बच्चों की, क्या बात आती है जरा बताओ। सर एक बात अब आती है, ये हमको बता दीजिए कि जो पानी हो क्या है? विलायक है। ये मेरा पानी क्या है? विलायक है। और ये जो कलर की बूंदे क्या है? वो क्या है? विलेय है, क्योंकि ये घुल रही है। जो कलर आपने डाला है वो घुलेगा क्योंकि उसकी मात्रा कम है। तो कलर क्या है? विलेय। पानी क्या है? विलायक। तो हुआ क्या? सर विलेय के जो कण हैं वो विलायक में पूरी की पूरी तरह घुल गए। विलेय के कण विलायक में पूरी की पूरी तरह घुल गए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? बताओ जरा। यहां इस प्लेस की बात कर रहा हूं। यहां पर सांद्रता ज्यादा है कि यहां पर सांद्रता ज्यादा है? ये बात भी कर लो चर्चा। नहीं समझ में आ रहा? अरे भैया मैंने कहा कलर की बूंदे डाली, एक जगह पड़ी, पूरे पानी में फैल गई, तो हुआ ना परासरण, सॉरी विसरण। क्या हुआ? सर पानी की बूंदे थी, पानी था पूरा का पूरा, पानी में मैंने क्या कलर की बूंदे डाल दी, तो पूरे में फैल गई। गिरी एक जगह मगर पूरे में फैल गई, तो हुआ ना विसरण की घटना कि एक जगह छोड़ो मगर पूरे में फैल जाए, वही हो गया विसरण। अच्छा, मगर सर कौन फैला? विलेय के कण, विलायक के नहीं। ये जो कलर की बूंदे हैं ये विलेय की हैं, पानी तो विलायक है। तो कौन फैला? विलेय के कण फैल गए। अच्छा, विलेय के कण क्या हुए? पानी में फैल गए। अच्छा, तो सांद्रता क्या हुई? सर यहां पर जब विलेय के कण पड़ा हुआ है ना, तो यहां की सांद्रता ज्यादा है, और यहां नहीं है तो यहां सांद्रता कम है। क्यों? सांद्रता क्या होता है? विलेय की मात्रा डिसाइड करती है ना। विलेय की जितनी मात्रा घुलेगी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। ये तो पढ़ा है कि विलेय की वह निश्चित मात्रा जो विलायक या विलयन के निश्चित आयतन या मात्रा में घुल सके, तो विलेय की ही तो मात्रा होती है जो डिसाइड करती है कि सांद्रता कितनी ज्यादा है।
विलेय ज्यादा डालोगे सांद्रता ज्यादा होगी, विलेय कम घोलोगे सांद्रता कम होगी। तो आप कहोगे सर इस स्थान पर तो विलेय है ही नहीं, तो यहां की सांद्रता कम होगी, और इस स्थान पर विलेय पड़ा हुआ है, इस स्थान पर विलेय पड़ा हुआ है, मतलब यहां की सांद्रता ज्यादा है। तो खाली पानी है तो सांद्रता है ही नहीं, विलेय की है तो सांद्रता है। सर यहां सांद्रता ज्यादा है जहां बूंदे पड़ी है, कि बूंदे ही क्या है विलेय, और विलेय ही क्या होते हैं सांद्रता को बताते हैं। तो यहां मात्रा ज्यादा है तो यहां की सांद्रता ज्यादा, यहां मात्रा कम है तो यहां की सांद्रता कम, मगर धीरे 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 क्या हुआ, यही ज्यादा सांद्रता कम सांद्रता में फैल गई। बहुत कठिन बात बता रहा हूं, बहुत एकदम ऐसा लगता है एकदम माथा पच्ची वाली बात है। आओ फिर से देखो फिर से देखो, यहां पड़ा हुआ है तो यहां पड़ा हुआ तो सांद्रता यहां है, और यहां नहीं है, यहां कुछ भी नहीं, देखो नीचे वाले में कुछ भी नहीं, जहां पानी नहीं है यहां कुछ भी नहीं, तो यहां सांद्रता कम है। तो सांद्रता यहां ज्यादा है, यहां सांद्रता कम है, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, ये कलर की बूंदों का जो कलर है वो धीरे 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 पूरे पानी में फैल गया। पूरे पानी का मतलब पानी जो था, ये देखो ये पानी जो है यहां सांद्रता कम है, और ये जहां जहां कलर पड़ा है वहां वहां सांद्रता ज्यादा है, मगर धीरे 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 क्या हुआ, सांद्रता बराबर हो गई, पूरे में कलर समान रूप से फैल गया। अब ना कलर कहीं ज्यादा है ना कहीं कलर कम है, पूरे में समान रूप से हो गया। तो यही बात है कि सर क्या हुआ, इस बात को जरा लिखते हैं। लिखिए, जिस प्रकार गैसों में विसरण का गुण होता है, विसरण का गुण होता है, उसी प्रकार द्रवों में भी होता है। हुआ द्रव में, इस प्रकार गैस यहां इधर छोड़ते हो ना, ये गैस है, यहां इधर की बूंदे छोड़ते हो इधर मतलब लिक्विड में होता है, यहां लिक्विड छोड़ते हो तो पूरे गैस में फैल जाता है। जिस प्रकार गैसों में विसरण होता है उसी प्रकार द्रवों में भी क्या होता है, विसरण होता है। कैसे होता है, होता है जब विलेय के कण, किसके कण, विलेय के कण, ये भैया विलेय के कण है, जो कलर आपने डाला है कलर वो कम मात्रा में है, कम मात्रा में है तो वो विलेय होगा। विलेय के कण कहां से, जहां पड़ेंगे वहां की सांद्रता ज्यादा, फिर धीरे धीरे पानी में फैल जाएंगे, मतलब सर पानी में है ही नहीं तो सांद्रता क्या है, कम। तो यहां सांद्रता नहीं है, यहां सांद्रता नहीं है, देखो यहां नहीं है सांद्रता, यहां सांद्रता नहीं है, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, ये लाल कलर की बूंदे धीरे 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 लाल कलर पूरे पानी में फैल गया, मतलब ये लाल कलर धीरे धीरे यहां पर भी आ जाएगा, जहां नहीं था वहां पर भी आ जाएगा। तो जहां नहीं था वहां सांद्रता कम, जहां था वहां सांद्रता ज्यादा, तो ज्यादा सांद्रता से कहां आ गया, कम सांद्रता में आ गया। तो मैंने वही बात आपको लिख दी कि सर विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, विसरण कहलाती है। विसरण कहलाती है। यही हुआ, जहां कलर की बूंदे गिरी वहां की सांद्रता ज्यादा, जहां नहीं पहुंची वहां की सांद्रता कम, तो यहां सांद्रता कम है यहां सांद्रता ज्यादा। फिर क्या किया, धीरे धीरे कलर यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, यहां पूरे पानी में फैल गया, पूरे पानी में फैल गया, मतलब सब धीरे धीरे विलेय के कण अधिक सांद्रता से, यहां देखो यहां अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में गति कर गए, चले गए। तो यह घटना क्या कहलाई, विसरण कहलाई। यह तब तक हुआ, कब तक होगा, ये जब तक चलता रहेगा, विसरण की प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक क्या होगा सर, जब तक पूरे विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाएगा। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी सर, यह प्रक्रिया, ये भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, यह
यह प्रक्रिया तब तक चलती है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक विलयन का सांद्रण समान न हो जाए, समान न हो जाए। कब तक होगा सर? जब तक चलता रहेगा, जब तक पूरे में सांद्रण बराबर ना हो जाए। मतलब तब तक कलर घुलता रहेगा पानी में, तब तक जब तक पूरा का पूरा पानी लाल लाल कलर का नहीं हो जाता। जितना लाल कलर है वो लाल कलर जब तक पूरे पानी में नहीं फैल जाता, अच्छे से पूरे पानी में जब तक नहीं फैल जाएगा, तब तक यह प्रक्रिया चलेगी। कौन सी प्रक्रिया? विसरण की प्रक्रिया चलेगी। बात हमारे दिमाग में सबकी होगी। आ गई? कलर की बूंदे डाला, जहां पर पड़ी वहां की सांद्रता ज्यादा, नहीं जहां नहीं पड़ी है वहां की सांद्रता कम। मगर धीरे धीरे क्या हुआ? अपने आप ही, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप ही धीरे धीरे ये कलर की बूंदें पूरे पानी में फैल गई। मतलब यहां 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 हर जगह फैल गई। तो मैंने कहा कलर कैसी है? कलर क्या है? विलेय। वो फैल रहा है, घुल रहा है। तो विलेय के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे अधिक सांद्रता, जहां पड़ा है वहां अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। और यह तब तक चलती रहती है जब तक पूरे विलयन का सांद्रण बराबर ना हो जाए। मतलब सर जब तक पूरा का पूरा विलयन एक जैसा ना दिखने लगे। ठीक? और यह स्वयं होता है, किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, स्वतः ही फैल जाएगा। आपको हिलाने की जरूरत नहीं है, हिलाओ भी ना, चलो तो एक दो दिन छोड़ दो, अपने आप पूरा पानी लाल लाल हो जाएगा। कल कुछ जीन्स होती है ना, जीन्स कुछ शर्ट होते हैं, कुछ जीन्स होती है जो कलर छोड़ते हैं, तो पानी में फुला के, पानी में भिगो के रख दो, तो अगले दिन देखो पानी भी उस कलर का हो जाता है। अगर वो कलर छोड़ते हैं तो क्या हुआ? जीन्स एक जगह पड़ी है ना, मगर पानी का कलर एक जैसा हो गया। मतलब पैंट है नीले कलर की, वो कलर छोड़ दी, काले कलर की पैंट है वो कलर छोड़ दी, तो पूरा पानी काला काला हो जाता है, हो जाता है ना। पानी एक जगह है मगर पानी पूरा काला। इसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और अच्छा आगे बात करते हैं, परासरण की बात करते हैं। परासरण की बात करते हैं। क्या है परासरण? इसी को उल्टा बोल, जब विलायक के कण, विलेय नहीं बोल रहा हूं, विलायक बोल रहा हूं, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य, ये भी देख लो, ये एक लाइन लिखी है मगर उसमें ये लाइन नहीं लिखी थी, पूरी लाइन अच्छे से पढ़ना, फिर अंतर भी लिखेंगे हम लोग। लिखा है जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं, परासरण कहते हैं। अब देखा आपने क्या कि अभी बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसमें केवल विलायक के कण जा सकते हैं, विलेय के नहीं जा सकते। इसलिए मैंने बोला जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? परासरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। एक बात जानो, परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। देखो ऑस्मोसिस जो है वो बना है ऑस्मोस से, ध्यान समझना। ऑस्मोसिस जो है, जो शब्द है वो ऑस्मोस से बना है, और ऑस्मोस का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है टू पुश। ध्यान समझो, बहुत आराम समझो कि सर ऑस्मोसिस जो शब्द है ना, इंग्लिश का जो वर्ड है ना, ऑस्मोसिस जो इंग्लिश का वर्ड है
वो ऑस्मोस से बना है, लैटिन वर्ड है ऑस्मोस, उसी से बना है, और जिसका अर्थ होता है टूपुस। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, एकदम शॉर्टकट में समझ लो कि सर परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जो इंग्लिश का वर्ड है वो लैटिन के ऑस्मोस से बना है, और ऑस्मोस का मतलब होता है टूपुस। पुस का मतलब धक्का देना, मतलब सर क्या, दबाव डालना, धक्का देना, दाब लगाना। बिना दाब लगाए, बिना बल लगाए, बिना पुश किए, बिना धक्का दिए आप परासरण नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई क्या प्यारे बच्चों? यही कह रहा है ये ऑस्मोसिस जो है ना, ये परासरण मतलब ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस किससे बना है? ऑस्मोस से बना है, जिसका अर्थ होता है टू पुश। पुश का मतलब धक्का देना, बल लगाना, दाब लगाना। तो क्या हुआ कि सर परासरण जो होता है ना वो बिना धक्का दिए, बल दिए, दाब लगाए नहीं हो सकता। तो दाब लगाना पड़ेगा तभी क्या होगा? परासरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब क्या, बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। हां, हो सकता है कि ऑटोमेटिक भी हो जाए, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि तुमको धक्का देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक भी हो सकता है अपने आप, मगर अर्थ इसका होता है टू पुश। क्या होता है? टू पुश। जहां आया ना टू पुश, पुश का मतलब दाब, धक्का देना, बल लगाना, दाब लगाना, तभी हमारे प्यारे बच्चों जन्म हुआ परासरण दाब का। किसका जन्म हुआ? परासरण दाब का। आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या है परासरण दाब। पहले जान लेते हैं विसरण तथा परासरण में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर का, विसरण तथा परासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का भी आ सकता है अगर लकी हो तो। अगर लकी है, दिमाग बढ़िया, एकदम बढ़िया, किस्मत वाले हो, आज पूरी किस्मत सबकी साथ दे रही है, पूरे रूम क्या पता लगे आ गया परासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। क्या? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि सर आपने बताया कि सर जब विलेय के कण फैलते हैं ना, जब जो मैंने कलर डाला था ना वो अपने आप ही फैल डालता है। यहां मैंने जब स्प्रे किया ना, जब मैंने कपड़े पर यहां स्प्रे किया तो मैंने इसको कुछ दबाव वबाव नहीं डाला, अपने आप पूरे में ये सेंट की, ये परफ्यूम की महक फैल गई। वैसे जब मैंने पानी में कलर डाला ना वो अपने आप धीरे धीरे फैल गया। हाँ, फैलना चालू कर दिया। हाँ, पूरा नहीं फैला, ये बात अलग है, मगर फैलना तो चालू कर दिया ना। इस मगर अर्धपारे में कोई झिल्ली लगाई थी क्या? नहीं सर, ऐसे डाल दिया पानी में, कोई झिल्ली नहीं लगाई। इसलिए मैंने कहा कि सर विसरण में अर्धपारगम्य में झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, परासरण में होना आवश्यक है। क्योंकि अभी आपने लिखा था परासरण होगा तो उसमें अर्धपारगम्य में झिल्ली से होकर ही विलायक जाएगा, इसमें होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रवाह दोनों दिशाओं में हो सकता है। दोनों दिशाओं में मतलब विलेय से विलायक की ओर भी हो सकता है, विलायक से विलेय की ओर भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया? पानी जो है, मतलब कलर जो है वो पानी में मिल रहा है, कलर जो है पानी में मिल रहा है। हो सकता है पानी वाली बूंद कलर वाले बूंद के अंदर घुस जाए, दोनों हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? अरे ऐसा क्या बोल सकते हो? ऐसा क्यों बोलो? अरे भैया ऐसा क्या है? अरे ये पानी का काम है घोलना। आओ भैया घोले तुमको, है ना, आओ भैया तुमको घोले। विलेय कहता है मुझे घोलो, घोल लो भैया, मुझे घोल लो, और तुमको घोल ले। दोनों एक दूसरे का सहायता करते हैं। विलेय क्या करता है? घुलता है। विलायक कहता है आओ तुमको हम घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं। तो विलेय का काम है घुलना, विलायक का काम है घोलना। तो ये दोनों दिशाओं में हो सकता है। कौन? विसरण। जबकि परासरण केवल एक ही दिशा में हो सकता है, एक ही दिशा में। किस दिशा में? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, सिर्फ एक दिशा, एक पर्टिकुलर दिशा होगी, दूसरी कोई दिशा नहीं होगी। अब यहां दोनों दिशाओं का क्यों मैंने बोला दोनों दिशाओं का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जो कलर की बूंदे हैं ना वो सभी दिशाओं में ऐसे फैल रही हैं। देखो, आओ दोनों दिशाओं और दूसरा देखो, यहाँ कलर की जो बूंदे हैं ना फैल रही है ना, तो देखो कुछ बूंदे इधर जा रही होंगी और कुछ बूंदे इधर जा रही होंगी। तो कलर इस साइड भी फैल रहा है, कलर इस साइड में फैल रहा है, कलर थोड़ा ऊपर की ओर भी फैल रहा है, कलर थोड़ा नीचे की ओर भी फैल रहा है। तो दोनों दिशाओं में हो सकता है। अपोजिट भी, इधर फैल रहा होगा तो इधर भी फैल रहा होगा, ऊपर फैल रहा होगा तो नीचे भी फैल रहा होगा, इधर फैल रहा तो इधर भी फैल रहा, दोनों दिशाओं में हो सकता है। मगर जो परासरण है वो केवल और केवल एक ही दिशा में प्यारे बच्चों होगा, दो दिशाओं में नहीं होगा। अगली बात, इसमें प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, बिल्कुल सही, अभी आपने पढ़ा। और इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसे बाह्य दाब लगाकर रोका नहीं जा सकता।
अगर आप बाहर से कोई दबाव डाल दो ना कि भैया हम दबाव डाल रहे हैं, तुम मत घुलो। जब दबाव डालोगे ना बाहर से, तुम मत घुलो और जल्दी घुल जाएंगे। बताओ तुमने क्या लिया, चम्मच लिया, चम्मच अंदर पानी में डाला और कहा भैया रुक जाओ, पानी को हिलाया, अरे भैया रुको 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 रुको, चम्मच से उसको दबाया, किसी चीज से उसे दबाया, जब दबाओगे ना तो वो रुकने की जगह वो तेज हो जाएगा। तुम जितना उस पर बल लगाओगे उतनी तेज हो जाएगी। तो वही बात कि सर इसे बाह्य दाब लगाकर रोका नहीं जा सकता किसे, विसरण को, मगर परासरण को रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया द्रव विलयन, द्रव का विलयन एवं गैस विलयन दोनों में हो सकता है। कौन, विसरण। बात सुनो, विसरण जो होता है वो गैस का विलयन, भैया ये जो गैस है ना, यहाँ जो आसपास आपके गैस है ये क्या है, विलयन ही तो है। बोलोगे क्यों, क्योंकि सर यहां पर N2 है, यहां पर CO2 है, यहां पर O2 है, यहां पर हीलियम होगी, अलग अलग गैसें हर जगह है, दिख रही है नहीं दिख रही है। तो ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो ये वायु का समांगी मिश्रण है ना, वायु वायु वायु, हवा 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 हवा, तो हवा प्लस हवा है, अरे मतलब एयर छोड़ो, मतलब गैस प्लस गैस है ना, एक O2 गैस, CO2 गैस, H2 गैस, NH3 गैस, सब गैसें हैं, नाइट्रोजन भी यही है। तो गैसों का समांगी मिश्रण है तो विलयन होगा ना। तो मैंने वही बोला कि ये द्रव विलयन और गैस विलयन दोनों में हो सकता है, कौन, विसरण। जबकि जो परासरण होता है वो केवल द्रव विलयन में ही होता है, गैस के विलयन में नहीं होता है। क्या सभी पॉइंट आपको अच्छी समझ में आ गए क्या, बताओ, आ गए। आ गए, हाँ गैस विलयन ही है, गैस का मिश्रण बोल सकते हो, ये गैस मिश्रण है या गैस विलयन है। कोई मुझे कहे गलत हो गया, अरे कह दो कैसे गलत हो गया, यहां गैस का जो समांगी मिश्रण ही तो है, तो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन ही तो कहलाता है। तो विलयन है तो इसे हम गैसीय विलयन भी बोल सकते हैं, गैस प्लस गैस, H2 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस बहुत सारी है, तो ये हो गया विलयन। आओ अच्छा आगे बढ़ते हैं, परासरण दाब की बात करते हैं। चार नंबर की बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। परासरण दाब क्या होता है, आराम सुनिए। वह बाह्य दाब या ऐसे लिखते हो, परासरण की प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब आगे कहलाता है, जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई, जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से व्यक्त करते हैं। क्या है परासरण दाब, आपने कहा परासरण की प्रक्रिया हो रही थी, तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाएंगे वही कहलाएगा परासरण दाब। अब बात आती है सर क्या एक चीज और लिख सकते हैं, क्या एक चीज और लिख सकते हैं, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं अथवा करके, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता विलयन की ओर, अधिक सांद्रता विलयन की ओर लगाया गया बाह्य दाब, लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। क्या कहा,
कि सर परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अगर आप अधिक सांद्रता विलयन की ओर दाब लगा रहे हो तो वही दाब कहलाएगा परासरण दाब। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो एक फिगर समझाता हूं, छोटा सा नॉर्मली फिगर बनाता हूं। मान लो एक बीकर ले लिया, बीकर में मैंने यहां पर एक मेम्ब्रेन लगा दी, झिल्ली लगा दी, अपारगम में झिल्ली लगा दी, सेमी मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। समझा रहा हूं, राइटिंग समझ जाओ, ठीक है। और क्या किया, इधर केवल क्या भर दिया, ए भर दिया, ठीक है। और इधर क्या किया, इधर क्या हो गया सर, ए प्लस बी दोनों हो गए, इधर दोनों है, इधर अकेला पानी है, यहां पानी है, यहां दोनों है, ठीक। तो बताओ किसकी सांद्रता ज्यादा है सर, इस वाले की। इधर वाले की सांद्रता ज्यादा है, इधर वाले की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और इधर वाले की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहां पर दोनों है, यहां विलेय भी है, तो विलेय ही घुलेगा तभी सांद्रता बताएगा। तो यहां सर विलेय घुला है, इस वाले में विलेय घुला है, इधर की सांद्रता ज्यादा है और इधर वाले की सांद्रता कम है, क्योंकि सर इधर विलेय है ही नहीं, जहां विलेय ही नहीं है वहां की सांद्रता नहीं होगी। तो ये इसकी सांद्रता क्या है, ये वाला है कम, और ये क्या है सांद्रता अधिक वाला। तो परासरण क्या होता है सर, परासरण जो होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। जो पानी होगा वो धीरे 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 अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके इस कहां आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, दाएं ओर आ जाएगा। मतलब सर जो परासरण की प्रक्रिया होगी वो लेफ्ट से कहां होगी, राइट की ओर होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो सर परासरण की जब प्रक्रिया चालू हुई तो पानी की कुछ बूंदे, पानी के कण कहां आ गए, इस विलयन की ओर आ गए। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, पानी इधर आ रहा है, पानी इधर आएगा तो इधर का लेवल बढ़ता जाएगा। मगर मैंने क्या किया, इधर इधर इस साइड मैंने क्या किया, बाहर से दबाव डाल दिया, दाब लगा दिया, दाब लगा दिया। जब जैसे इसको मैंने दबाया ना, पानी वापस इधर आ जाए। अरे भैया स्पंज देखा ना, स्पंज, रुई देखी ना, रुई पानी में डालो तो पानी क्या करता है, रुई के अंदर घुस जाता है, कि रुई पानी के अंदर घुस जाती है। जब पानी में डालते हो रुई को तो जो रुई होती है पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है, रुई क्या करती है, पानी को सोख लेती है। तो क्या हुआ ना परासरण। मगर यहां परासरण इसलिए नहीं हो रहा है कि जो रुई है वो कोई विलयन नहीं है। आपने जैसे रुई भिगोई पानी में रुई को ऐसे भिगोया तो जो रुई ने क्या किया, रुई ने पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो रुई के अंदर पानी आ गया। तो यही हुआ, यहां देखो, इधर मान लो रुई है, समझाने के लिए रुई है, इधर मैंने यहां पर रखा तो पानी इधर से इधर आ गया, तो रुई में भीग गई। जब रुई भीग गई, अगर मैं रुई पर दबाव डाल दूं, इधर से इधर आया, रुई भीग गई, इधर से इधर आया, रुई भीग गई, अगर मैं इस रुई पर दबाव डाल दूं, दाब दूं, इस रुई को दाबूंगा तो पानी फिर निकल जाएगा ना बाहर। वही हुआ, इधर से इधर आया तो सर क्या हुआ, इस पानी में, इस वाले विलयन में पानी बढ़ गया, और जैसे पानी बढ़ गया मैंने इधर दबाव डाल दिया, जैसे दबाव डाला वापस हो गई। वापस हो गई का मतलब परासरण की प्रक्रिया रुक गई। मैंने इतना दाब लगाया कि जो परासरण हो रहा था वो परासरण अब नहीं हो रहा है। जो उधर से पानी इधर आ रहा था ना, जब मैंने इधर दाब लगाया तो उधर से पानी अब इधर आना बंद हो गया। तो यही जो दाब होगा, जितना दाब आप लगाओगे कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, वही दाब कहलाएगा परासरण दाब। अब आया दिमाग में बात। सर पानी कम सांद्रता वाला है, इधर दोनों है तो अधिक सांद्रता। मैंने जब अर्ध पारगम्य में झिल्ली लगाई तो धीरे धीरे पानी की बूंदे इधर आने लगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और मैंने कहा परासरण की प्रक्रिया हो गई। तो मैंने कहा इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता विलयन की ओर जो बाह्य दाब लगाया जाता है कि परासरण की जो प्रक्रिया हो रही है ना, जो पानी की बूंदें इधर आ रही है ना, वो रुक जाए, अब ना है। जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को कहते हैं प्यारे बच्चों परासरण दाब। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्लियर। तो ये जो दाब है, ये जो दाब आप देख रहे हो, यही दाब कहलाएगा पाइप। क्या कहलाएगा, पाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। चाहो तो चित्र बना लेना, नहीं बनाओगे तो आगे बर्कले हार्टले परासरण दाब विधि है, अगले लेक्चर में बात करूंगा, अच्छे से वहां पर फिगर बना हुआ है, फिगर से अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर आज की चर्चा यहीं तक करते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे बर्कले हार्टले परासरण दाब विधि। वैज्ञानिक बर्कले और हार्टले जी के द्वारा दिखाई गई है वो विधि, कैसे उन्होंने इसको समझाया, कैसे बताया, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे उस परासरण दाब को निकाला गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले लेक्चर में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू।
ना, पहले ही चालू हो गए सर मेरा आंसर ये आ रहा है, मेरा आंसर। भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सब्र कर लो, पहले बात कर ले, ठीक है। तो फिर कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क 5वें नंबर का सवाल था और आपको निकालना था क्या, केबी का मान निकालना था, मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू आपको निकालने के लिए मैंने दिया था आपको। तो ऐसा आपको सवाल दिया गया था। आशा करता हूं बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि लगा चुके हैं, हाँ लगा चुके हैं। बट उससे पहले क्लास को उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि विशाल सर आ चुके हैं, क्लास लेना स्टार्ट कर चुके हैं और जल्दी जल्दी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो जाओ, क्योंकि आज पढ़ाने वाले हैं झिल्लियां। क्या होती है झिल्लियां? झिल्लियां नहीं जानोगे तो फिर पराशरण दाब थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं आपको झिल्लियां समझाऊंगा, मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा पराशरण और विसरण क्या होता है, और फिर आगे बात करेंगे पराशरण दाब की। इतनी सारी चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। छोटा वैसे पराशरण दाब में अगर टाइम बचता है तो मैं आपको बर्कले हार्टले पराशरण दाब विधि का फिगर समझा दूंगा, फिर अगले लेक्चर में आऊंगा तो फिर पूरा का पूरा थ्योरी वाइज मतलब क्रिया विधि एक साथ लिखते हुए भी समझ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज क्या बात करने वाले हैं, झिल्लियों की बात करने वाले हैं, पराशरण एवं विसरण की बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं पराशरण दाब की प्यारे बच्चों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, कर दिया जाए 0.51 0.51 इज राइट आंसर है। 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब कुछ बच्चों से इसलिए सवाल नहीं लगा होगा, मैं थोड़ा सा सवाल पे आता हूं, आइए चलते हैं जरा लेक्चर पर। मैं सवाल पर आता हूं, इस सवाल को आप क्यों नहीं हल कर पा रहे थे सर यहां सेल्सियस में दिया गया है। देखो सर यहां सवाल सेल्सियस में दिया गया है और आप कह रहे हैं कि जो मात्रक आता है वो केल्विन में आता है, तो इसे कैसे करना है ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये जो सेल्सियस में दिया गया है ना, इसे आपको केल्विन में बदलना है, सिंपल सी बात है। सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में बदलना है। क्या आपको लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, क्या बोलो? अगर बोलो तो मैं लगा दूं। आज कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लगा दीजिए, लग नहीं रहा है, और अच्छा लगा देते हैं। देखो दिया क्या है, दिया क्या क्या है इसको बात लिख देते हैं सर। 12 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज है मतलब C6H12O6 जो हमारा है वो हमारा B हो जाएगा, और जो हमारा पानी है H2O है वो हमारा A हो जाएगा। जल दिया गया है, H2O दिया गया है। अगर 12 ग्राम ग्लूकोज की बात करें तो वेट ऑफ बी जो हमारा है वो 12 ग्राम का है, और जो हमारा जल है मतलब वेट ऑफ ए जो है हमारा वो 100 ग्राम का है। कितना ग्राम का है प्यारे बच्चों? 100 ग्राम का है प्यारे बच्चों। सवाल पे ध्यान दीजिए, जिनसे नहीं लगा है वो एकदम ध्यान से देख लें कैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद विलयन का क्वथनांक दिया गया है, टीएस हमें दिया गया, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वथनांक है तो क्वथनांक की बात करेंगे, हिमांक होगा तो हिमांक की बात करेंगे। कितना दिया गया है सर? 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को कहां ले जाओगे? केल्विन में ले जाओगे। तो केल्विन में ले जाने के लिए क्या करोगे, 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, 273.15 ऐड कर दो, जो आपको सही लगे। चलो वही ऐड कर देता, 273.15 ऐड कर दो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 373 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 4 9 39 49 49 केल्विन आ जाएगा, ठीक। अब दिया गया है सर मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, केबी निकालना है। सर केबी निकालना है मगर हमको सर डेल्टा टीबी नहीं पता है, डेल्टा टीबी नहीं पता है। तो इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा, इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा सर? हमें डेल्टा टीबी नहीं पता है। अच्छा सर एक बात तो हमको पता है कि जो जल होता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है, पता है सभी को भैया। जल का जो क्वथनांक होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो पानी होता है कितने टेम्परेचर पर उबलता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो मैंने कहा जल क्या है? ए है। तो मैंने कहा जो टीए है, टीए का मतलब टेम्परेचर ऑफ ए का मतलब विलायक का जो टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 प्लस का 273.15 मतलब सर कितना होता है सर? कितना होता है सर? 373.15 केल्विन होता है, ठीक। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीएस माइनस का टीए। अगर टीबी की बात करो क्या होता है? टीएस माइनस का टीए। टीएस की वैल्यू 373.49 और टीए की वैल्यू 373.15। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.34। सही, एकदम बिल्कुल सही, 0.34 केल्विन आ जाएगा। निकाल लिया? अरे भाई ये तो पता ही होता है ना कि जो पानी होता है प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस उबल जाता है। मैंने कहा जो पानी मतलब ए जो है उसका जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बदल दिया। फिर मैंने कहा डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, तो फार्मूला याद है टीएस माइनस का टीए, लगाया निकल के आ गया। अब आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा सर? डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 इंटू केबी इंटू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए। यही तो होता है, यस सर यही होता है। केबी निकालना है तो केबी को रोक लिया, ये पूरा इधर आ गया डेल्टा टीबी इंटू मोलर वेट ऑफ बी
इंटू वेट ऑफ ए अपॉन, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 1000 गुणे वेट ऑफ बी। भैया ये चीजें तो आपको ट्रांसफर करना सीखना ही पड़ेगा, नहीं ट्रांसफर कर पा रहे तो वैल्यू रख के करो, जैसे आप कर सकते हो सॉल्यूशन वैसे करो, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दो, डेल्टा टीबी कितना आया 0.34 इंटू मोलर वेट ऑफ बी। सर मोलर वेट ऑफ बी तो निकाला नहीं आपने, निकाल लेते हैं। मोलर वेट ऑफ बी क्या आएगा, कितना आएगा सर, C6H12O6 है, और कल आपने बताया था इसका कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। निकाला जाओ, निकालो, नहीं याद हो जाएगा कैलकुलेट करते करते। कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, रख दो वैल्यू, कितना होता है 180। वेट ऑफ ए कितना दिया गया है बच्चों, 100, सॉरी कितना दिया गया है 100 ग्राम, यस कितना गया है 100 ग्राम बटे 1000, और वेट ऑफ भी कितना दिया गया है 12 दिया गया है। जब आप इसे हल करोगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, सही जवाब हो जाएगा इसका। बोलो, नाम नहीं ले रहा हूं आज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रहा है, आगे बढ़े बड़े बड़े बड़े, चलो सरल था, थोड़ा सा टफ था। यहां जो टफ था मैं बता दिया कि सर टीएस दिया था और कुछ पता नहीं था तो मुझे टीए पता होता है कि सर पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी क्या है, ए है, देखो लिखा हुआ है पानी क्या है, ए है, तो मुझे टीए पता है 100, 273.15 जोड़ दिया 373.15 केल्विन हो गया, केल्विन में बदल दिया, ये भी केल्विन में बदल दिया, डेल्टा टीबी का फार्मूला लगा दिया, निकाल लिया डेल्टा टीबी क्या है। बाकी क्या है, सिर्फ फार्मूला रखना है, वैल्यू पुट अप करनी है। ठीक, आगे बढ़ते चले, फिर झिल्लियों की बात करें, क्या होती है झिल्लियां, रेडियो, ठीक है चलो बात करें ना, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। झिल्ली होती क्या, पन्नी क्या होती है, जो पन्नी, झिल्ली का मतलब क्या होता है, पन्नी, पॉलीथीन, क्या है पॉलीथीन, क्या है झिल्ली। तो झिल्ली के बारे में सिंपल सी डिफिनेशन ये लिखते हैं, किसी ठोस या द्रव की पतली परत को झिल्ली कहा जाता है, या झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, जो निम्न है। क्या मैंने कहा कि सर कोई ठोस ले लो या कोई द्रव ले लो, जैसे याद करो जो कुछ मिठाइयां आती हैं, कुछ मिठाइयों के ऊपर देखो एक सिल्वर की क्या पन्नी चिपकी रहती है, व्हाइट और पन्नी नहीं लगी रहती है मिठाई के ऊपर। जैसे कोई बर्फी ले लो, बर्फी के ऊपर लगी रहती है, तो सिल्वर की नहीं लगी रहती है, तो क्या है, पन्नी ही तो है, पन्नी ही तो हुई ना, जैसे सिल्वर फॉयल बोलते हो, हुई ना। तो सर जो पतली पन्नी होती है, क्या पन्नी क्या है, पॉलीथीन क्या है, तो आपने कहा कि सर कोई भी ठोस हो या कोई भी द्रव हो, अगर उसकी पतली परत हो तो उसे ही कहते हैं पन्नी, पॉलीथीन। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं, जो निम्न है। सबसे पहले बात करते हैं पारगम्य झिल्ली की। क्या है पारगम्य झिल्ली, तो इसका नाम है पारगम्य। पारगम्य का मतलब पार निकल जाए, पारगम्य का मतलब पार निकल जाए। अब पार क्या क्या निकल जाए इसकी बात भी कर लेते हैं। सर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विलयन, क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर विलयन पढ़ रहे हैं, और विलयन में दो ही चीजें आपने पढ़ाई हैं, एक आपने पढ़ाया है बी और दूसरा आपने पढ़ाया है ए। बी का मतलब सर आपने एक पढ़ाया हमें विलेय और दूसरा पढ़ाया है विलायक, और कुछ पढ़ाया है क्या, और कुछ पढ़ाया है क्या प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ाया। दो ही चीजें मैंने आपको बताई है, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो यहां कौन पार निकल जाएगा, तो आप कहोगे सर विलेय और विलायक। यही बात मैं आपसे लिख देता हूं, यही बात लिख लेते हैं। सर ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर मतलब जिसके पार ऐसे बोल सकते हो, जिसमें से होकर विलेय व विलायक के कण निकल जाते हैं। याद हो गई ना, बहुत आसान थी डेफिनेशन। सर विलयन पढ़ रहे हैं, विलयन के अंदर विलेय और विलायक आपने पढ़ाया है, तो मैंने कहा इसका नाम है पारगम्य, पार निकल जाएगा, तो मैंने कह दिया सर ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण पार निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। थोड़ा सा आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, मेरे मन में जो आया मैं लिखता हुआ चला गया, बोला कुछ और,
कुछ भी लिख सकते हो, जो आप यही बोल सकते हो सर